हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। दिस इज एपिसोड नंबर 522 ऑफ लेम एम्परर। क्योंकि जान पिछले एपिसोड में बीच में अटक गया था, इसमें पहुंचने वाला है फाइनली इमोर्टल रियल में, जहाँ पे हमें नई कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और वैसे भी ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर की फोर्सेस इन्वॉल्व होने वाली हैं। बैटल्स के लेवल ही बहुत इंटेंस होंगे। लेकिन इससे पहले हम एपिसोड को शुरू करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली नीचे दिखे रेड बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए। अभी चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है। अगर आप वो हो जिनसे आगे के एपिसोड्स का इंतजार नहीं किया जाता है तो आप प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। यार हम करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। हमें सबसे पहले जियान दिखाया जाता है, जिसकी सोल पावर सामने की शेडो के दिमाग में चली गई थी। बेसिकली उसकी मेमोरीज को खगोल रहा होता है। सबकी नजरों के सामने आया था एक इल्यूजरी सा सीन। इस विजन में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, बस एक जमी रह जाने वाली डरावनी इमेज होती है। वर्ल्ड में लटके होते हैं 10 डार्क ब्लैक कॉफिन्स। इनमें से हर एक कॉफिन ऐसे इंडिस्क्राइबल डेडली ऑरे को रिलीज करता है जैसे नर्क की गहराइयों से आए हों। अगर इनमें से कोई भी बाहर निकला तो बिना किसी डाउट के दुनिया के लिए बहुत बड़ी तबाही बन सकता है। जियान और बाकियों ने इसके ऊपर जस्ट फोकस करना शुरू ही किया था, जब क्रैक की आवाज गूंजती है, विजन कांच के शीशे की तरह टूट जाता है। एट द सेम टाइम वो बाउंड शेडो फिगर ये हल्का सा कांप के बिल्कुल पिघलने लगता है। हम इसे कुछ ही समय में गंदे से पदार्थ में बदलते हुए देखते हैं। बेसिकली ये काम होता है एक एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन का। बेसिकली जैसे इसकी मेमोरीज की तलाशी ली गई, इसकी बॉडी और सोल को इरेज कर दिया गया। जन अपनी सोल पावर को वापस लेके बोलता है मिस कैलकुलेशन। वो इस वर्ल्ड को ध्यान से देख रहा था जो कि अब शांत होने लगा होता है। लगता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल क्लैन जो कि अब तक साइलेंट रहा है वो फाइनली एक्शन पे आएगा। और ये एक्शंस बिल्कुल छोटे नहीं होने वाले। शायद ये आने वाले हेवन और अर्थ के वॉर का हॉर्न है। इस स्पेस में पहली बार शांति लौट आई थी। तो चाहे शैडो या फिर वो झोपड़ी सब कोलैप्स हो चुके थे और एक ग्रुप फिर से स्पेशल पैसेज के थ्रू आगे बढ़ने लगता है। फर्क ये था कि अब इनके दिल भारी होते हैं। इनके दिमाग में बार बार फ्लैश हो रही थी वही सिंगल इमेज और 10 कॉफिन, 10 अनजाने टेरर्स। अभी जान का ग्रुप बस इमेज नहीं कर पा रहा था कि उन कब्रों के अंदर एक्चुअली में होगा क्या। एक लंबे टाइम के बाद फाइनली शाओई चुप्पी तोड़ता है। वो जियान और प्रिंसेस चैनचिन से पूछता है इमोर्टल रियम या इविल क्रीचर्स पहले से अरोड कर चुके हैं या इमोर्टल रियम इनका पहला टारगेट है। प्रिंसेस चैनचिन धीरे से बोलती है इससे पहले की वो फ्लक्चुएशंस बहुत सिनिस्टर थी। उस इमेज में जो इनविजिबल प्रेशर था मैंने अब तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। बस अफसोस की बात है कि हमारे पास समय और क्लूज की कमी है। जियान की भौहें सिकुड़ चुकी होती हैं क्योंकि प्रिंसेस चैनचिन जैसी सिचुएशन भी उसकी थी। उस इमेज के अंदर के हर एक कॉफिन में पावर होती है जिससे शायद वो अकेले फाइट न कर सके, लेकिन अभी ऐसे 10 थे। और इसे भी डरावनी बात ये थी कि मेमोरी उसकी थी जो एक्चुअली में इमोर्टल रियल्म का मेंबर था। तो फिर इसका क्या मतलब है। प्रिंसेस चैनचिन सॉफ्टली बोलती है जान यही कारण था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी। ग्रेट एल्डर ने इविल रेस की तरफ से डिस्टरबेंस को सेंस किया था, लेकिन वो भी चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जान गहरी सांस छोड़ते हुए बोलते हैं हम अभी के लिए सीधा इमोर्टल रियल्म जाते हैं, हमें वहां पे केयरफुल रहना होगा। अगर वो इमोर्टल रियल्म के पावर हाउस जागरूक रहे तो शायद इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज और क्रश किया जा सकता है। चारों लोग नोट करके फिर से जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। इमोर्टल रियल्म ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की हजारों दुनियाओं में से एक थी, लेकिन ये औरों जैसी नहीं होती। इसमें जगह जगह पे लेजेंडरी इमोर्टल लैंड्स होती हैं। प्रिंसेस चैनचिन बताती है कि इसमें इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर भी इन्वॉल्व है। बस बात ऐसी है कि इनकी पावर ये बाकी के सातों रियम से और भी छिपी हुई है। रियम को बांटा गया है 3 हेवंस में जो है याओची इमोर्टल लैंड, पेंगला इमोर्टल लैंड और ट्यानशु हेवन। जहाँ तक बात है इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर की, तो एक ऐसा वर्ल्ड स्पेस है जिसे पर्सनली वर्ल्ड मास्टर ने बनाया था और इसके द्वार को बहुत सीक्रेट जगह पे छिपाया गया है। बस इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर के लोग ही उसकी लोकेशन को जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ इमोर्टल रियम के सबसे कीमती ट्रेजर्स इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के पावरफुल पावर हाउसेस उस जगह की तलाश में रहते हैं। क्योंकि वहाँ कल्टीवेट करने का बस एक मौका ये सुप्रीम पाथ की दिशा दे सकता है। और जब बात सुप्रीम पाथ की हो रही है तो इसका एंड पॉइंट होता है 2 गॉड रैंक। मिसेस चैनचिन की बातें यहीं तक खत्म नहीं होती। वो धीरे धीरे जान की टोली को और भी कई चीजों के बारे में बताती है। कई बार उसके एक्सप्रेशन हैवी हुआ करते थे तो कई बार रेवरेंस से भरे हुए। उसकी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद भी जियान भी महसूस कर पाता है कि वो सो कॉल्ड इमोर्टल रियम ये उतना सिंपल नहीं है जितना उसने पहली बार फील किया था। वो 3 हेवंस में से पहले नाम को दोहराता है याओची इमोर्टल लैंड। प्रिंसेस चैनचिन बताती है हाँ, मून गॉड पैलेस, फ्लावर गॉड पैलेस, मेडिसिन सेंचुरी। इन तीनों फोर्सेस
रिसोर्सेज की जड़ें वहाँ बहुत मजबूत हैं। इवन ये भी कहा जा सकता है कि इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर भी इनसे डरता है। और हमारी इस ट्रिप की डेस्टिनेशन रुकेगी मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल में, जो मून गॉड पैलेस के फ्लावर गॉड पैलेस में आता है। वो एल्केमिस्ट के लिए एक ट्रू पैराडाइज है, एक ऐसी अल्टीमेट होली लैंड जहाँ जाना पूरे 8000 वर्ल्ड के पिल मास्टर्स का सपना होता है। प्रिंसेस चैनचिन जैसी प्राउड फिगर का इस तरीके से बोलना बात साफ थी कि इमोर्टल वर्ल्ड सच में अपनी नाम का वर्दी है। और जस्ट चैनचिन के शब्द खत्म ही हुए होते हैं, सामने का वर्ल्ड ट्रेम्बल होता है। इसमें से एक सॉफ्ट सिल्वरी लाइट निकलती है। ये जब चारों के शरीरों को छूती है, इन्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे शरीर की सारी थकान निकल गई हो। नसों में बहता है वो गर्माहट से भरा हुआ ऑरा। चारों ने गहरी सांसें भरी थी। फिर ये कहते हैं हम फाइनली इमोर्टल में पहुंच गए। अब वे अपने दिल की एंटिसिपेशन और ऑ को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि चारों अच्छे से समझते थे कि इमोर्टल रियम की जर्नी अब फाइनली शुरू हुई है। ये उस चकाचौंध करने वाली रोशनी से भरे पैसेज से बाहर आए थे। जब उनकी नजरें स्थिर होती हैं तो अपने आसपास के खुशहाल माहौल को देख पाते हैं, और नजरों के बिल्कुल सामने होती कई सिटीज। अगर इस सब को साथ में मिला के देखा जाए तो दूर से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई कोलोसल एंशिएंट बीस्ट लेटा हुआ हो। ये मंजर किसी के हार्ट को ट्रेम्बल करने के लिए काफी होता है। इंस्टिंक्चुअली जियान अपनी सेंसेस को फैलाता है। उसे इन सिटीज में से पावरफुल प्रेजेंस फील हुई थी। हालांकि वो पिछली बार इमोर्टल में जल्दबाजी में आया होता है, लेकिन अब जब उसे ऐसे नजारे को देखने का मौका मिलता है तो वो समझ जाता है कि लोग उसे एल्केमिस्ट का पैराडाइज क्यों कहते हैं। ये उन पिल रिफाइनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेस होता है, जो काफी लंबे टाइम से 8th रैंक बैठे हुए हैं। और तो जियान को मेडिसिन क्लैन के पेट्रियार्क याओवेन की भी याद आती है। उन्होंने बताया था कि इवन 8th ग्रेड की पिल्स में भी अगर रिफाइनमेंट के दौरान कुछ स्पेशल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो बनने वाली पिल की क्वालिटी और मेडिसिनल पोटेंसी ये टेरिफाइंग इंप्रूवमेंट से गुजर सकती है। और जहाँ तक बात रही रिइंकार्नेशन पिल के मटेरियल्स की, तो उन्हें ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया गया था। ये पिल 3rd रैंक होली फ्लेम को डिवॉर करने के लिए इस्तेमाल करी जाएगी, और जान इसमें केयरलेस नहीं होना चाहता। अगर उसे पिल की सक्सेस रेट को बढ़ाने का कोई भी मौका मिलता है तो वो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा। ये धीरे धीरे जाने लगे थे इन सिटीज की तरफ। इनके नाक में हल्की सी फ्रेग्रेंस घुसने लगती है, कानों में इमोर्टल बर्ड्स की चहचहाने की आवाजें जाती हैं। हमें के शांत स्वभाव को रखने वाले फिगर्स भी दिखाई दिए थे। ये दुनिया इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जूनर भी आसमान में इमोर्टल क्रेन्स को गोल गोल घूमते हुए देख के खुद को सॉफ्टली साय करने से रोक नहीं पाती। वो कहती यहाँ की लाइफ एंड नेचर की हार्मनी ये सच में अचंभित कर देने वाली है। वो एंशिएंट सिटीज में से माउंटेन्स और पीक्स के बीच में बनी होती हैं। दूर से देखने पे बैठे हुए बीच लगते हैं। इनके सामने इलाके में 15-16 सिटीज होंगी, और अभी इनमें से 10 को पावरफुल एनर्जी बैरियर्स ने ढक रखा था। इन बैरियर्स के बाहर खड़े होते हैं कई पेट्रोलिंग गार्ड्स, जो कि आने जाने वालों की तलाशी ले रहे होते हैं। ऐसे बंदोबस्त के बाद भी क्राउड की कमी नहीं होती है। लोगों की ऐसी तादाद तो जियान ने मेडिसिन क्लैन के फेस्टिवल में भी नहीं देखी थी। चाओ चारों देख के बोलते क्या टेरिफाइंग हैंडीवर्क है। बस अकेली फॉर्मेशन और उसके अंदर के एक्सपर्ट्स ये क्लियर कर देते हैं कि इंसानी दुनिया के अलावा और भी कोई रियम इनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस सिटी को प्रोटेक्ट करने वाली बैरियर में से टेरिफाइंग और एपल्स हो रहे होते हैं। ये दिल को दहला देने वाली प्रेजेंस होती है। और अभी तो यहाँ पे इमोर्टल रियम के सेंटर के सुप्रीम एग्जिस्टेंस को भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। जन आसपास की सिटीज को देख के सर लाके बोलता है चलो चलते हैं, हम पहले शहर में जाके सेटल होंगे, उसके बाद ही हम आगे का प्लान करने वाले हैं। क्योंकि हमारी इमोर्टल रियम की जर्नी बस मेडिसिन सोसाइटी के लिए नहीं है, बल्कि हमें और भी कई मामलों से डील करना होगा। ये जैसे आगे बढ़े थे, इनकी नजरें अचानक से शिफ्ट होती हैं। इन सिटीज के किनारों पे दिखाई देते हैं हल्के से पैलेसेस। ये मैं हल्का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इल्यूजरी लगते हैं, जैसे आधे वर्ड में छिपे हुए हों, लेकिन इनके अंदर से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस ये टेरिफाइंगली पावरफुल थी। हमारा ध्यान बैरियर के किनारे पे खड़े एक डिसिप्लिन सोल्जर के ऊपर जाता है, जो हाथ कप करके बोलता है इमोर्टल रियम में आपका स्वागत है। ये टाइशो टियाने जीशी सिटी है, प्लीज अपनी आइडेंटिफिकेशन को दिखाइए। जियान जैसे ही कल्टिवेशन में पहुंच जाने के बाद भी इंस्पेक्शन को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। हालांकि वो चाहे तो बड़ी आसानी से चीजों को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन तब भी जरूरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जो नेचुरली आगे बढ़ती है, क्योंकि ऐसे मामलों को हैंडल करना उसके लिए बाई हाथ का खेल था, और इसमें जियान इंटरफेयर नहीं करता। एंडलेस फायर टेरिटरी की मिस्ट्रेस होने की वजह से उसके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है। जब गार्ड ने जूनर से उस एंशिएंट स्क्रोल को पकड़ा था और इसके ऊपर लिखा होता है एंशिएंट फायर टेरिटरी, उसके एक्सप्रेशन एकदम जम से जाते हैं। आसपास के गार्ड्स में भी सरप्राइज की रिपल्स फैलती हैं। इनमें से एक तो अनकॉन्शियसली अपने कदमों को पीछे ले लेता है, और नजरों में नया फियर और रिस्पेक्ट जागा था। इनके ऐसे रिएक्शन को जूनर ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो भौं से गोड़ के बोलती है क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत है? वो इंस्पेक्टिंग गार्ड बोलते हैं नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप प्लीज
आगे जाइए। कुछ दिनों में जैसे शहर के अंदर बाहर से आने वाले लोगों के नंबर स्टेबलाइज हो जाएंगे, सिटी लॉर्ड पर्सनली सबको अल्केमी टेम्पल में लेके जाएंगे, जिसे मेडिसिनल पीस सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। योर एक्सीलेंसी, अगर आप एक एल्केमिस्ट हो तो आप वहाँ पे जरूर शाइन करोगे। हालांकि वो ट्रेजर्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने लगा था, लेकिन तुम्हारा भाई इस पर ध्यान नहीं देगा। कुछ और देर तक बातचीत करने के बाद ये ग्रुप बैरियर को पार करके सिटी में चला जाता है, और जिस पर इनके पैर अंदर पड़ते हैं कान में शोर शराबे की आवाजें जाती हैं। भले ही और लोग चारों तरफ देखने लगे हों, लेकिन शुरुआत से अंत तक जियान की नजरें उस पर्टिकुलर गार्ड के ऊपर टिकी होती हैं, जिसका शुरुआत में रिएक्शन थोड़ा सा अलग सा रहा था। उसके हावभाव को सेंस करके सुंदर पूछती है ब्रदर जियान। जियान से लाके बोलता है, तुम लोग जाओ रहने की जगह ढूंढो, मैंने कुछ सस्पिशियस सेंस किया है, मैं थोड़े समय में लौटूंगा। इतना बोलने के बाद जियान का ऑरा मिट गया था। उसका फिगर धुंधला सा होता है, फिर वो पूरी तरह से शैडो में गायब हो जाता है। वो चुपचाप से एक प्रेजेंस का पीछा करने लगा था। अब तुम लोग पूछोगे कि जियान के पास एक कंसीलमेंट टेक्निक कहाँ से आई? तो शाओ जीफन के द्वारा दी गई टेक्निक होती है। अगर किसी के पास थर्ड इनकार्नेशन से ऊपर की स्ट्रेंथ न हो तो उसके लिए जियान को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा। हमारा फोकस एक डार्क कॉर्नर पे गया था, जहाँ से एक फिगर जुन्नर और बाकियों की दिशाओं में देख रहा होता है। वो खुद से बोलता है, अजीब है, ऐसी बात तो नहीं है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। ये प्रिसाइजली वही गार्ड होता है जिसके ऊपर जियान को शक था। वो कहता है, जाने दो, मैं पहले रिपोर्ट करता हूँ। एंडलेस फायर टेरिटरी, सो टेरिटरी, इन फोर्सेस के ऊपर खास ध्यान रखा जाना चाहिए। इतना कह के वो सिटी लॉर्ड मेंशन की तरफ जाने लगा था। वहीं भी जब शेडोज में छिपा वो जियान ये देखता है, वो कहता है, स्ट्रेंज, इस व्यक्ति का ऑरा क्लियरली इविल रेस से मिलता जुलता है, बट एट द सेम टाइम ये प्योर भी नहीं लगता। ये बंदा खुद को चाहे कितना भी कंसील करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जियान की होली फ्लेम की परसेप्शन ये उसे कैसे बच सकता था? वो जस्ट अपने साथियों के पास जाने की सोच रहा होता है, तब उसके कान में एक प्यारी सी आवाज जाती है जो कहती है, बिग ब्रदर, क्या आप मुझे वो लोकस फ्लावर केक खरीद सकते हो? ये सुन के जियान वहीं पे जम जाता है। जब वो पीछे मुड़ा होता है, उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। इसकी वो बड़ी बड़ी पानी ऐसी आंखें बिल्कुल क्लियर होती हैं, लेकिन जो चीज हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो इसके आईब्रोज के बीच का हल्का सा मार्क था। इनमें चमकने वाली लाइंस बिल्कुल मून और स्टार्स जैसी होती हैं, और इस मार्क को जियान कैसे नहीं पहचानता? वो एक ट्रेम्बलिंग आवाज में कहता है, यू आर हू। उसके दिमाग में सरफेस होता है एक पुराना फिगर, वो लड़की जो कि उसे शुरुआत में ज्वेलिंग कॉन्वेंट में मिली होती है। उसने अपनी फादर की इलनेस को दूर करने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिए। हालांकि दोनों को बिछड़े कई साल हो चुके होते हैं, लेकिन जियान उसकी छवि को कभी नहीं भूल सकता। और यहाँ पे बात यूरू की हो रही है। बाद में ज्वेलिंग कॉन्वेंट लौटने के बाद जियान को मालूम पड़ा होता है कि यूरू अपनी रिनकार्नेटर की आइडेंटिटी की वजह से मून गॉड पैलेस जा चुकी है। चाहे शाओयो, लिटिल फेई डॉक्टर या फिर जूनर, इन सब के पास रिनकार्नेशन इनहेरिटेंस होती है। जियान समझता था कि ऐसी आइडेंटिटी को रखने वाले लोग फ्यूचर में कितने टेरिफाइंग होंगे। अभी उसके आसपास की दुनिया जैसे थम गई हो। वो छोटी सी बच्ची जियान को जमते हुए देख के उसके क्लोज को पकड़ती है। वो अपनी हल्की आवाज में कहती है, बिग ब्रदर, एक्चुअली मून गॉड पैलेस से चुपचाप से खेलने के लिए बाहर आई थी, लेकिन जब उसने जियान को देखा उसके अंदर इस बच्ची को पैलेस की एक बिग सिस्टर का ऑरा फील हुआ। यही रीजन था जिसकी वजह से वो जियान को अप्रोच कर रही है, वरना अगर यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन होता तो लिटिल गर्ल बिल्कुल पास भी नहीं आती। जियान से लाके बोलता है, आई एम फाइन। वो जेंटली अपने हाथ को बढ़ा के उस बच्ची के सर को सहलाता है, फिर उसे लेके एक शांत सी जगह पे जाने लगा था, जैसे वो उसे केक खरीद के दे सके। वो बच्ची मनी मन में कहती है कि अजीब बिग ब्रदर है। कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हैं, लेकिन इसी कुछ समय में जियान को उस बच्ची का नाम मालूम पड़ता है, जो था यूची। इसके अलावा वो और कुछ नहीं पूछता है। फिर वो फॉलो करता है उस हल्के से और को जिस जूनर ने छोड़ा था, और वो काफी जल्दी पहुंच जाता है अपने टेम्पररी रेजिडेंस में। उसे गायब हुए कुछ ही मिनट्स हुए होते हैं तो इस शहर के ऊपर का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगा था। इसमें से ब्रिलियंट सिल्वरी रोशनी निकलती है जो अपने साथ दिलों को दिला देने वाले ऑरे को लेकर आई थी। ये बात साफ थी कि अपीयर होने वाला कोई मेजर फिगर है। अपने कोर्टयार्ड में मौजूद जियान भी इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करता है। वो सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ डिस्टॉर्टेड आसमान को देख के बोलता है, लगता है कोई बिग फिगर आया है। आसमान की वेंग बजिंग की आवाजें बंद नहीं होती हैं। एक वॉइड पोर्टल बना था जिसमें से हम एक स्नो व्हाइट चैरियट को निकलते हुए देखते हैं। इसे कई एक्सोटिक बीज खींच रहे थे। इसी के साथ आसमान में फिनिक्स की आवाजें सुनाई देती हैं। ये पूरी सिटी को वार्म और जेंटल फ्रेग्रेंस से भर देता है। ओलिपस सिटी कंपटीशन के लिए नीचे ऑलरेडी कई मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो चुके होते हैं। तो इस चैरियट को पहचान के बोलते हैं वॉइड इमोर्टल ओरिजिन बीस्ट। कहा जाता है कि फेरी बीस्ट तो बस याओशी वंडरलैंड में एग्जिस्ट करते हैं। इन वॉइड ट्रैवल में यूज होने वाले क्रीचर्स को बस ट्रू स्टेटस को रखने वाले फिगर से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कहता है लगता है चैरियट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मौजूद है। जिस
सिटी में बहुत सारी नजरें ऊपर जाती हैं। इमोर्टल रियम के अंदर ऐसे माउंट को पोजेस करना ये पावर और सुप्रीम आइडेंटिटी का सिंबल था। चारों तरफ की इन बातों को सुन के जियान भौं से कोड़ के बोलता है, वर्ड इमोर्टल ओरिजिन बीस्ट, इमोर्टल 3 रियम्स का कोई जीनियस। ये इमोर्टल बीस्ट अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस नहीं होते हैं, बल्कि ये होती उनकी रेयरिटी और शानदार वर्ल्ड को ट्रेवल करने की क्षमता। मेजर इमोर्टल रियम की फोर्सेस के सबसे फेवरेट माउंट्स थे। माउंट्स का मतलब जैसे घोड़ा होता है ना, वैसे ही अपना जानवर यानी कि माउंट। सामने बैठी प्रिंसेस च्यानचन भी आसमान में देख रही होती है। इस सिटी में कुछ प्रेजेंसेस को महसूस करके उसके एक्सप्रेशन थोड़े से टाइट हो जाते हैं। वो बोलती, लगता है ये सी सिटी कई अनयूजुअल औरों को भी छिपा रही है। इसी पल आसमान से गूंजती एक क्लियर और जेंटल आवाज जो कहती है, एंडलेस फायर टेरिटरी के जियान और डेनमन के डैन चैन, क्या आप दोनों कुछ शब्दों के लिए ऊपर आएंगे। इसी के साथ उस चैरियट में से एक ग्रेसफुल फिगर निकलती है। इसके अपीयरेंस ने सबके ध्यान को तुरंत ही अपनी तरफ खींच लिया था। इमोर्टल रियम के लोग नॉर्मली दुनिया से डिटैच रहते हैं, इसलिए इमोर्टल रियम की वुमन एक अलग ही स्तर के प्योरिटी के ऑरे को कैरी करती है। फर्क बस इतना था कि इस पर वुमन अपीयर होती है, पूरा शहर जैसे दहक उठाओ। लोग कहते हैं याओची वंडरलैंड, फेरी याओची। उसके हर एक कदम पे आसपास कई क्रेन की एनर्जी फैंटम्स दिखाई देते हैं। ये वातावरण को और भी होली और भी सेक्रेड बनाते हैं। नीचे से चीयर्स की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन जूनर जिसकी आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी, उसे देख के प्रिंसेस च्यानचिन बोलती है, डोंट वरी। पेंगले वंडरलैंड, याओची वंडरलैंड और टाइशू वंडरलैंड की बीच की रिलेशनशिप काफी अच्छी है, क्योंकि फिर याओची को टाइशू वंडरलैंड आना पड़ा। लगता है इमोर्टल 3 रियम्स में कुछ जरूर ही हुआ होगा। ऑल्दो कई मिस्टीरियस टेक्निक्स की हेल्प से फेरी याओची ने अपने ऑरे को हाइड करके रखा था, बट जिस पर वो अपीयर होती है उनकी नजरें जियान और डेनचैन के ऊपर तुरंत टिक जाती हैं। उनका आने का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। जियान सबसे पहले काम आवाज में पूछता है, योर एक्सेलेंसी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हो कौन। लेकिन फिर याओची इंडिफरेंट आवाज में रिप्लाई करती है, मुझे कुछ चाहिए। वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। जियान एक पतले से चेहरे वाले बंदे की आंखों में देखता है, फिर दोनों की बॉडीज धीरे हवा में राइज होने लगती हैं। ये फिर याओची के पीछे वर्ल्ड में चले गए थे। इन्हें जाते हुए देख के जूनर और बाकी लोग बस सहाय कर पाते हैं। जूनर कहती है, इमोर्टल रियम की ट्रिप लगता है इतनी शांतिपूर्ण नहीं होने वाली जितनी शुरुआत में लग रही थी। हालांकि ऊपर ऊपर तो शांति बरकरार है, लेकिन डार्कनेस ऑलरेडी सर उठाने लगी है। ये तब भी चुपचाप से कोर्टयार्ड में रह जाते हैं, जैसे इमोर्टल वर्ल्ड मेडिसिन पिल सोसाइटी के बारे में ज्ञान के लिए अच्छे से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। और जैसा फिर याओची का तरीका था, ये मामला नॉर्मल नहीं होने वाला। फोकस चेंज होता है। डेनचैन और जियान उसे क्लोजली फॉलो करते हैं, लेकिन वो चाहे कितना भी ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी असली अपीयरेंस को देख नहीं पा रहे थे। फिर याओची की बॉडी को एंशिएंट रिस्ट्रिक्शंस ने ढक रखा था। हाउएवर जियान, जिसके पास होली फ्लेम सोर्स मौजूद था, उसे कुछ अलग फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। वो भौं से कोड़ के बोलता है, इसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब है। तभी फेरी याओची अपनी जेंटल आवाज में कहती है, आप दोनों परेशान मत होइए। ये सुन के डेनचैन अपनी खोपड़ी को खुजाने लगता है। वो जियान से फुसफुसाता है, ब्रदर क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और डेनचैन बस फर्स्ट रिइंकार्नेशन लेवल पे था, लेकिन उसकी एल्केमी ये 8th ग्रेड के अर्थ रैंक पे पहुंच चुकी होती है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ऐसा कॉम्बिनेशन किसी की भी रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए काफी था। हाउएवर फेरी याओची के सामने खड़े होके उसे एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्कुल सप्रेस हो रहा हो। इवन अगर वो जियान से भी खुद को कंपेयर करता है तो उसे एक अंदर से इनफीरियरिटी फील हो रही थी। ये बहुत अजीब फीलिंग होती है। जियान हेल्पलेसली सर हिला के बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता, हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। जब दोनों अपने ध्यान को वापस से फिर याओची की तरफ ले जाते हैं, वो बताती है, आप दोनों को डिस्टर्ब करने की मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन याओची वंडरलैंड है, इमोर्टल रियम के 3 हेवंस में से एक। जहाँ तक डिटेल्स की बात रही, तो जैसे ही वहाँ पहुंचेंगे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। लगता है याओची ये भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोनों के चेहरों पे कंफ्यूजन को देख के वो थोड़ा हेस्टेट करके बताने लगती है। वहीं पर जब डेनचैन और जियान इन शब्दों को सुनते हैं, ये शौक के साथ बोलते हैं, याओची वंडरलैंड, ये टाइशू वंडरलैंड में मेडिसिन पे सोसाइटी के लिए आए थे, तो फिर इन्हें याओची वंडरलैंड में क्यों ले जाया जा रहा है। याओची काम आवाज में बोलती, चिंता मत करो, इसे तुम्हारा मेडिसिन पिल सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना डिले नहीं होगा। उसकी शुरुआत में अभी समय बचा हुआ है। इस बार याओची वंडरलैंड को आप दोनों की हेल्प की जरूरत है। भले इसमें आपके हाथ में सफलता न लगे, लेकिन बदले में जनरस कंपनसेशन दी जाएगी। ये बोलते हुए उसके आसपास का स्पेस अचानक से धुंधला सा होने लगा था। फिर दोनों की आंखों को तेज रोशनी ढकती है। फिर इन तीनों को एक नई दुनिया ने निगल लिया था। ये थी याओची वंडरलैंड, ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे लेजेंडरी होली लैंड्स में से एक। लेकिन जियान का यहाँ पे कैसा एग्जिस्टेंस इंतजार कर रहा है, वेल हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये पार्ट
कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी इस आर का वॉक थ्रू फेज चल रहा है, जैसे तुम्हारे भाई ने कई चीजों को शॉर्ट कर दिया है। हम नेक्स्ट एपिसोड में प्योर स्पिरिट फेरी फ्लेम के बारे में जानेंगे और ये भी समझ में आ जाती फेरी याओची जियान को यहाँ पे क्यों लेके आई है। आप अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, और अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। इससे न सिर्फ हमारी फाइनेंशियली हेल्प होगी बट आप भी कई प्रीमियम फीचर्स को एंजॉय कर सकते हो, जैसे अर्ली एक्सेस एपिसोड्स और कमेंट्स का सबसे टॉप में शो होना, जिसे मैं सबसे पहले आपका रिप्लाई कर पाऊंगा। एट द सेम टाइम मेंबरशिप के बैजेस अलग होते हैं जो आपको नॉर्मल लोगों से डिस्टिंग्विश करते हैं। वहीं पे जिनका पेट एक से न भर रहा हो, रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर, जो उनका ऑप्शन चैनल के होम पे जो सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।